राम राम। पहले तो हम वो क्वेश्चंस करते हैं जो कल आपको 2 होमवर्क में दिए थे। इसके बाद आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप करेंगे। कौन सा वाला? कौन सा बताया था? बेईमान दुकानदार वाला, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, चलो देखिए, एक व्यक्ति पहली दुकान से 2 रुपए में 5 के रेट से नींबू खरीदता है, फिर 1 रुपए के 2, 3 रुपए के 4, सबको मिलाकर 4 रुपए में 5। मैंने आपसे कहा था कि जब भी ऐसे सवाल करना हो तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? क्वांटिटी बराबर आपको करना है। तो देखिए, 2 रुपए में कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 1 रुपए में कितना? 2। फिर क्या हो जाएगा? 3 रुपए में कितना? 4, है ना। और सबको मिलाकर 4 में 5। चलिए, वो बात की बात है। तो पहले तो हम यहां पे क्वांटिटी सेम करते हैं, सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब 5, 2 और 4 का। तो आप इन सबको किस पे बराबर कर सकते हो? इसको 4 से गुणा कर देते हैं, सबको 20 बना लेते हैं। तो इसको 4 से गुणा करेंगे, इसको 10 से, इसको 5 से। तो 4 का दुगना होगा 8 रुपए में 20, है ना। 10 का 1 में गुणा होगा, मतलब 10 रुपए में 20। और 5 का 3 में गुणा होगा, मतलब 15 रुपए में 20। ठीक है, सबको हम जोड़ देंगे। तो सबको आपने जोड़ा तो 33 आएगा क्या? 33 रुपीज में कितने हो जाएंगे? 60। ये हमें फाइनल रिजल्ट पता चला कि हमने 3 अलग अलग जगहों से जो खरीदा, उसके बाद जो उनको मिलाया, वो इस भाव में हमें पड़ रहा है। ठीक है, अब आगे आपको बोला गया है, चलो इसको अब इधर ले लेते हैं, अब तो बड़ा आसान है। 33 रुपए में आपने खरीदे 60 और 4 रुपए के हिसाब से आपने बेचे 5। और इसकी ट्रिक कल मैंने आपको बताई थी कि इसमें हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो उससे रुपए बराबर होते हैं और पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाता है? मात्रा में, रुपए बराबर होने के बाद। तो 60 का अगर 4 गुना करेंगे तो 240 वस्तुएं, 33 का 5 गुना करेंगे तो 165। तो आपने जितने रुपए में 240 खरीदी, उतने रुपए में आपने 165 बेची, मतलब यहां प्रॉफिट तो हो रहा है। हालांकि उन्होंने क्वेश्चन में भी बोल दिया है कि यहां पे प्रॉफिट है। कितने का डिफरेंस है इनमें? इनमें डिफरेंस है 30, 40, 75 का। और क्योंकि प्रश्न मात्रा में है तो नीचे क्या लेंगे? जो आपने बेचा और गुणा करेंगे 100 का। ठीक है, अब आप और क्या कर सकते हो? 5 से कैंसिल कर दो। 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 15 बार, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये कितनी बार? और किसी से भी कैंसिल हो सकता है क्या? 15 से हो जाएगा ना डायरेक्ट है, तो 15 से हो जाएगा 5 बार और 15 से हो जाएगा 11 बार। तो ये आ गया आपका 500/11। 11 का भाग दोगे, 11 × 4 44, 44 बचा 6 0, 11 पंजे 55, बचेगा 5/11 प्रतिशत का लाभ। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। 45 5/11 बी आपका आंसर आना चाहिए। कितने लोगों का आंसर ये आया? बस, कहां गलती कर दी थी? अगर सॉल्व किया है तो कहां गलती करी आपने? हाँ, करा ही नहीं है ना, करके ही नहीं देखा। सिर्फ मुस्कुराना आता है तुम लोग को, है ना। गलती करके मुस्कुराना सीखो बस तुम लोग। चलो बढ़े आगे। कोई डाउट किसी को भी? हाँ या ना? चलो, इसी से और थोड़ा सा ये टफ लेवल का है क्वेश्चन। ये थोड़ा मेंस लेवल का सवाल है, हालांकि समझने के बाद आपको काफी आसान लगेगा। अगर कल कोई नहीं था तो पिछला वाला सवाल उसको समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो उसके लिए खेद है, पर जो थे उन्हें तो आ गया होगा समझ में। ओके, लॉजिक कल की क्लास में बताया जा चुका है भाई पंकज सिंह। 2 × 10 कैसे, सब तुम लोग कल नहीं थे, रहने दो। अब देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 5 वस्तु प्रति रुपए, 5 वस्तु प्रति रुपए का मतलब क्या हुआ? 1 रुपए में 5, है ना। फिर वो दूसरी दुकान पे गया, 4 वस्तु प्रति रुपए,
मतलब 1 रुपए में कितनी? 4। ठीक है, फिर उसने दोनों को मिलाया, 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेचा। इस सौदे में 3 रुपए की हानि हुई। इस बार उन्होंने आपसे लाभ या हानि का प्रतिशत नहीं पूछा है कि कितने % का लॉस हुआ, कितने % का प्रॉफिट हुआ। उन्होंने बोल दिया है कि 3 रुपए का क्या हुआ है? लॉस, 3 रुपए का नुकसान हुआ है। तो बताइए कितनी वस्तुएं खरीदी गई, ये आपसे पूछा है। तो आप पहले तो जैसा इसके पहले आपने किया था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम मात्रा बराबर करेंगे। तो बताओ इसमें किसका गुणा कर दें? दोनों को 20 बना सकते हैं, तो इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 5 से कर दो। तो 4 का गुणा इसमें हो जाएगा 4 रुपए के 20, और इसका गुणा इसमें होगा तो 5 रुपए के भी 20। तो कुल मिला के कितना पड़ गया आपको? 9 रुपए के 40। इतना समझ गए? अब देखिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अलग है ये वाला सवाल पिछले वाले से। आपने 9 रुपए में 40 वस्तुएं खरीदी और उन्हें मिलाकर 2 रुपए में आपने कितनी बेची? 9। अब यहां तक पहुंचने के बाद बहुत सारे बच्चे जो रट्टा मार के जाते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? इनका गुणा इसमें जैसे हमने किया था भाई, 40 दूनी 80 कर दोगे, 9 और 9 81 कर दोगे, 1 रुपए 81 का। इससे क्या निकलेगा? इससे लाभ या हानि का प्रतिशत आएगा। प्रतिशत चाहिए क्या? नहीं। तो फिर ऐसा करना यहां गलत हो जाएगा। अब यहां देखिए, देखो ये मेंस लेवल का सवाल है, इसके आगे बस क्या चेंज करना है वो आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, इस सौदे में 3 रुपए का नुकसान हुआ। तो हम पहले यहां पर ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे? वापस से मात्रा बराबर करेंगे। पहले आपने मात्रा बराबर करी, अब ये कौन सा है? ये आपने खरीदा, ये आपका बाय वाला केस है और ये सेल वाला केस है। आप अभी ना भी समझ में आ रहा हो तो आप तो मात्रा बराबर करिए, थोड़ी देर बाद खेल समझ में आएगा। तो मुझे बताओ, इन दोनों को मैं बराबर करना चाहता हूं तो इधर किसका गुणा करें? 9 का, और नीचे किसका गुणा करें? 40। अब आप देखिए क्या जादू होने वाला है। 9 का 9 में गुणा कीजिए 81, 9 का 40 में गुणा करिए 360, 40 का 2 में गुणा करिए 80, और 40 का 9 में गुणा करिए 360। अब सुनिएगा, 360 वस्तु 81 रुपए में खरीदकर वही 360 वस्तुएं 80 रुपए में बेची, तो फायदा हुआ कि नुकसान? कितने रुपए का लाया था? 81 का, और बिका कितने में? नुकसान हुआ ना। कितने का नुकसान हुआ? 1 रुपए का नुकसान होता है 360 वस्तुओं के खरीदने बेचने पे, हाँ या ना? अगर 360 वस्तुओं को खरीद के बेचेगा तो 1 रुपए का नुकसान होगा, जबकि नुकसान हुआ कितने का है? 3 का। तो इसको 3 गुना करने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 रुपए बन जाएगा, और इसका 3 गुना करेंगे तो इसको बुरा ना लगे, इसलिए इधर भी आप 3 का गुणा करेंगे। और 360 का 3 गुना क्या होता है? 1080 वस्तुएं। मतलब 3 रुपए का नुकसान हुआ है तो उसने कितनी वस्तुएं बेची होंगी? ऐसे होगा ये। आया समझ में? तो ऐसे प्रश्नों में हम 2 बार मात्रा बराबर करेंगे। खरीदते समय तो करते ही थे, क्योंकि हमें रुपए में लॉस दिया है तो रुपए में पता तो चले कि कितने रुपए पर कितनी वस्तुओं का असर पड़ रहा है। तो 1 रुपए का नुकसान हो रहा है 360 वस्तुओं पर, तो 1 रुपए का नुकसान 360 पर, जबकि रियल में नुकसान 3 रुपए का हुआ है। मुझे अगर इसको 3 रुपए बनाना है तो 3 का करना पड़ेगा गुणा, इसमें 3 का गुणा किया, मतलब कितनी वस्तुओं की खरीदी बिक्री चल रही है? 1080 की। ठीक है, सिर्फ एक बार आप इन प्रश्नों को रिवीजन करोगे ना, आराम से आपको ये याद भी रहेगा, बनेगा भी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम लोग ये पहली बार पढ़ रहे होंगे। गलत बोल रहा हूं? सही है ना? पहली बार पढ़ रहे हो। पहली बार में अगर अलग प्रश्न, कठिन प्रश्न, हाई लेवल के प्रश्न आप करें तो घबराएं ना, उसकी चिंता ना करें, आपको बनेगा। सिर्फ एक बार आपको रिवीजन करना है अच्छे से, है ना? इसमें कुछ अलग नहीं था। हमने यहां पे मात्रा बराबर करी तो दोनों को हमने 9 का गुणा ऊपर, 40 का गुणा नीचे, 360 360, ये अपने आप एडजस्ट हो गया। 1 रुपए का नुकसान होता है 360 वस्तुओं पर, तो 3 रुपए का नुकसान होगा 1080 वस्तुओं पर। इतना सा खेल है।
ठीक, ओके है। चलो अब चलते हैं, अब आपको थोड़ी बेईमानी सिखाते हैं। पढ़िए। ओके, चलो इधर अब आप ध्यान दो। देखिए ऐसे सवालों में पहले तो मुझे ये बताओ कि यहां इस सवाल में आपको रुपए में कुछ भी दिखाई दे रहा है क्या? पूरा प्रश्न किसमें है? पूरा प्रश्न किसमें है? मात्रा में, क्वांटिटी में। और क्वांटिटी में कैलकुलेशन किस पे करते हैं? जो बेचा, कल बताया था, तो बेची हुई मात्रा पर हम कैलकुलेट करते हैं। इतनी बात ठीक है। अब सुनिए होता क्या है। आप गए एक दुकान पर और आपको 1 किलो शक्कर लेनी थी। 1 किलो का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। तो आपने दुकानदार को कहा कि भाई 1000 ग्राम शक्कर दे दो। दुकानदार ने क्या करके रखा था कि जो 1 किलो का जो बाट आता है ना, वो नकली था। मतलब वो रियल में 800 ग्राम का था, लेकिन उसके ऊपर लिखा कितना था? 1 किलो। तो आप तो गलती पकड़ नहीं पाए, ठीक है। तो आपको लगा कि 1 किलो शक्कर आप लेकर आए, पर उसने 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम शक्कर बेची? तो यहां पे फायदा किसका हुआ? कितने ग्राम का फायदा हुआ? और प्रश्न क्योंकि मात्रा में है, मात्रा में जो बेचेंगे वो नीचे आएगा। तो बेचा उसने कितना है? 800। तो आपको उसने कितने प्रतिशत का सफेद चूना लगाया? 25 का। आया समझ में? यहां हम कई लोग क्या करते हैं, 20% आंसर देते हैं। 20 नहीं आएगा, मात्रा में सवाल है। मात्रा में जो बेचा वो बेस होगा। 800 आप नीचे रखेंगे, 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 20% गलत होगा। ओके, हाँ। देखो आपको इसको रुपए में समझाने की कोशिश करूं क्या? 1000 ग्राम, मान लो 1 रुपए 1 ग्राम की कीमत है। तो आपने सामान कितने ग्राम का लाए? मतलब आपने 1000 रुपए उसको दिए हैं, है ना। जबकि हुआ क्या है कि उसने आपको दिया है 800 ग्राम, और वो 1 रुपए का होगा। तो कितने रुपए दिए होंगे? 800। देखो मैं रुपए में आपको समझाता हूं, सिर्फ एक ही प्रश्न कराऊंगा, बाकी सभी प्रश्न हम मात्रा से ही करेंगे। अगर रुपए मैंने इन्वॉल्व कर दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बस मैं बता रहा हूं। अब मैं आपसे जो पूछूं वो जवाब देना। आपने पैसा कितना दिया? इसको छोड़ दो, इधर देखो। माना 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है ना। तो आप किस भूल में हो कि उसने आपको कितना ग्राम दिया? तो आपने ईमानदारी से 1000 ग्राम का 1 रुपए के हिसाब से उसे कितने रुपए दिए? 1000। लेकिन उसने कितना ग्राम दिया? और 800 ग्राम की कीमत उसके लिए कितनी है? 800। तो उसने 800 रुपए का सामान दिया, जबकि आपने पे कितना किया? भाई उसकी जेब से कितने रुपए का सामान गया? 800 का। जबकि उसे मिला कितना? तो कितने रुपए का फायदा हुआ? और क्योंकि रुपए में प्रश्न है तो नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य। 800 रुपए पर 1000 कमाए ना। सामान 800 का दिया, पर पैसा कितना लिया? 1000। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है ना। आपको 800 ग्राम दिया, मतलब कायदे से 800 रुपए लेने चाहिए थे, लेकिन पैसा लिया कितना? 1000। तो उसने कितने का फायदा लगा लिया? 200 का। तो और क्योंकि प्रश्न रुपए में है तो नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य। गुणा करोगे 100 का, फायदा वही आना है, ठीक है। तो इसमें आप थोड़े ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ये सवाल तो आसान था, लेकिन आगे अभी और जब लेवल बढ़ेगा तो कंफ्यूज होंगे। तो बेटर कि हम हमेशा किससे करें? मात्रा से करें, ठीक है। फिर भी ये लिखे रहने देता हूं मैं। इसका आंसर बताइए।
ओके। हाँ, ऑल ओके, आया आंसर? चलिए देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब आपको मैं एक छोटी सी सलाह देता हूं कि कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप अपने मन से 1000 ग्राम या 100 ग्राम जो अच्छा लगे वो मान लो, है ना। तो हम मान लेते हैं, हमेशा आप 1000 ग्राम मानकर कर लेना, 100 से भी आंसर वही आएगा। तो ये क्योंकि दिया नहीं रहेगा तो हम मान लेंगे कि माना पूरा खेल किस पे चलना है, 1000 ग्राम पे। अब ध्यान से सुनना, अपनी वस्तुओं की कीमत 10% लाभ पर वो बेचता है, मतलब आपको देगा 1000 ग्राम, लेकिन पैसा कितने ग्राम का लेगा? 1100। एक तो कीमत बढ़ा दी, दूसरी तरफ उसने क्या करा कि 20% वजन कम कर दिया, मतलब वजन कितना दिया उसने आपको? 800। पूरा खेल दोबारा सुनना, इधर उसने प्राइस बढ़ाया, लेकिन इधर उसने मात्रा कम कर दी, ठीक है। अब खेल 1000 ग्राम का था, उसने पैसा आपसे 1100 ग्राम का लिया, लेकिन आपको मात्रा कितनी दी? 800। तो पैसा लिया 1100 ग्राम का, मात्रा दी आपके हाथ में 800 ग्राम, कितने ग्राम का फायदा? किस पर? जो बेचा। बेचा हमेशा नीचे लेंगे क्योंकि हम प्रश्न को मात्रा में कर रहे हैं, और 3/8 का मतलब होता है 37.5। यह आंसर आएगा। कितने लोगों का आंसर आया? ओके, हाँ, ठीक है। क्या दिक्कत आ रही है? चलो एक मिनट, ऑनलाइन में कुछ हो रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम। एक बार ऑनलाइन वाले बताएं कितने लोगों की क्लास चल रही है। अरे जब तुम्हारी क्लास नहीं चल रही तो तुम्हें पता कैसे चल रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं? क्या? अरे कमेंट से पता चल जाता है। चलो, अगर जरूरत होगी तो इसको रिपीट करेंगे, तब तक आप अगला प्रश्न करें। इधर देखते हैं इनकी क्लास चालू हुई। हाँ, रिपीट कर देंगे एक बार, जरा बताओ कितने लोगों की क्लास चल रही है। उसमें लिखो रीज। हाँ, 14.28। ठीक है, ठीक है। कुछ लोग की क्लास चल रही है, कुछ की नहीं चल रही है। देखिए,
एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है, साथ ही वह 30% वजन कम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो वापस से आपने 1000 ग्राम लिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करा, 20% की उसने डिस्काउंट दी। इस बार उसने कहा कि 1000 ग्राम के बदले पैसा तुम्हें 800 ग्राम का देना है। तो पैसा कितने ग्राम का लेगा वो, 800 ग्राम का। लेकिन वजन तो अभी भी वो सुधरेगा नहीं, वजन तो अभी भी कितना कम तोल रहा है, 30। मतलब आपको कितने ग्राम देगा वो, 700 ग्राम। तो पैसा लिया 800 ग्राम का, आपके हाथ में दिया 700 ग्राम, अभी भी 100 ग्राम की चोरी। किस पर, इंटू 100। तो ये आपका आएगा 14.28%। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, सी वाला। कितने लोगों का आंसर आया, गुड। नेक्स्ट।
हाँ 2 मिनट जरा रुकेंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लास बंद हो गई है। तो आ गया क्या आंसर आप लोग का? क्या आया? बी 31.25। 40% ज्यादा अंकित करा और उस पर 25% का डिस्काउंट दिया, बेचते समय 20% की चोरी करी। चलो ठीक है, देखते हैं। अगला दिखा दूं क्या आपको? तब तक फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूं एक साथ, है ना? तब तक अगर ऑनलाइन चालू हो जाए तो। ये तो बहुत आसान आ गया। हाँ क्या हुआ? ओके चल रही है ना क्लास? तो अब डिलीट कर दो कमेंट। चलिए अभी ऑनलाइन वाले जल्दी से बताएं दिख रहा है क्या? नहीं तो फिर ऑनलाइन की क्लास बंद करनी पड़ेगी। ऑनलाइन क्लास में कोई बेहोश तो नहीं हुआ एक आधा?
इतने ज्यादा टेंशन में आ गए ऑनलाइन वाले कि जैसे उनको पूरा 100, 200, 500, कोई जम्मू कश्मीर के भी बच्चे पढ़ते हैं, इधर केरल साउथ के भी बच्चे पढ़ते हैं, तो 3-4 हजार किलोमीटर दूर बैठे हो, कभी कभी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो हमेशा अपने शिक्षित होने का परिचय दो। ठीक है भाई, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं या अनपढ़ लोग कैसे होते हैं, ये क्या हो गया और हमारा तो पैसा डूब गया, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी तो जमीन बिक गई और सर ने तो लूट लिया। इतनी बातें तो नहीं करी, पर इनडायरेक्टली बोलने का उद्देश्य यही था कि हम तो बर्बाद हो गए। और बर्बाद कैसे हो गए, 5 मिनट हमारी क्लास आज बंद हो गई। तो भाई इंटरनेट की कभी समस्या होती है, इतनी टेक्नोलॉजीज लगती हैं। आपको मैं बताता हूं कि एक लाइव क्लास चलाने के लिए कितने सिस्टम चलते हैं, जानना है आपको? एक अगर लाइव क्लास चलती है तो उसमें कितनी चीजें चलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो कैमरा चलता है, ठीक है, ये कैमरा आता है कंप्यूटर पे, कैमरे और कंप्यूटर के बीच में एक डिवाइस लगती, गिनते जाना, पहला क्या हुआ, कैमरा, कैमरे से इतनी लंबी वायर आएगी, वो लगती है एक डिवाइस पे, तो हो गई दूसरी आपकी डिवाइस। डिवाइस से फिर स्प्लिटर लगता है जिससे आपको ऐप पर दिखता है और स्क्रीन पर जाता है। कितनी डिवाइस हो गई, 3। चौथा होता है कंप्यूटर, ठीक है, ये नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होता, ये कंप्यूटर होता है जिससे आपकी ऑनलाइन क्लास चलती है। ये कंप्यूटर मिनिमम 1.25 लाख का आता है, ये 15-20 हजार के कंप्यूटर से क्लास नहीं चलती, मिनिमम 1.25 लाख का ये कंप्यूटर आता है। इसके बाद जब कंप्यूटर पे जाता है तो यहां लगता है एक सॉफ्टवेयर, कौन सी चीज हो गई है, 5वीं 6वीं चीज हो गई, सॉफ्टवेयर लगता है। सॉफ्टवेयर के बाद एक स्ट्रीमिंग सर्वर चलता है, सुनते जाओ बस, सॉफ्टवेयर के बाद क्या चलता है, एक स्ट्रीमिंग सर्वर चलता है, जो भाई कैमरे से गया डेटा कंप्यूटर पे, कंप्यूटर से गया सॉफ्टवेयर पे, सॉफ्टवेयर से जाएगा सर्वर पे, सर्वर के बाद चलता है ऐप का सर्वर। स्ट्रीमिंग सर्वर किसको डेटा भेजता है, ऐप के सर्वर को भेजता है। ये जो सर्वर है फिर ये आपके दुनिया भर में, पूरे भारत में जितने बच्चे जहां जहां बैठे हैं वहां वहां पे आपका पूरा ये डेटा सेंड होता है। ये तो इधर का पार्ट हो गया। अब इधर एक माइक चल रहा है, माइक के साथ एक एम्पलीफायर चल रहा है, इस माइक का रिसीवर चल रहा है, ये बोर्ड चल रहा है, एक इन्वर्टर चल रहा है जिससे पूरी चीजें बंद हो तो अलग। फिर कंप्यूटर से एक निकलता है ये कमेंट बॉक्स को, ठीक है, तो यहां आपके कमेंट बॉक्स चलते हैं। फिर यहां से स्पीकर से एक और लाइन जाती है जिससे आपके यहां पे ये लाइन ऑनलाइन अलग जा रही है और ये स्पीकर आपके यहां पे अलग सुनाई दे रहे हैं। कितनी चीजें हो गई, समझ में आया? इसमें से अब ये एक प्रकार का पूरा मानव शरीर है, शरीर में अगर एक तंत्र भी, एक अंग भी खराब हुआ तो असर तो सब पे पड़ेगा, है ना? तो एक बार में 15 से 20 चीजें साथ चलती हैं, ठीक है। कार में 4 टायर होते हैं, यहां 15 टायर एक साथ चलते हैं, एक की भी हवा कम हुई, ठीक है, तो वो गाड़ी को डगमगा देती है। तो मैं आपको एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि अगर हम शिक्षित लोग हैं तो हम हर चीज को समझेंगे, अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हम मतलब 5 मिनट के अंदर हम अपनी वाली पे आ जाते हैं और हमने दिखा दिया कि हम क्या हैं। भाई आप एक कल को एक अच्छे अधिकारी, एक शिक्षित भारत के सभ्य नागरिक बनने जा रहे हो और आपके अंदर 2, 4, 5 मिनट का, आज पेन ड्राइव घर रह गई, आज एक तो और ऊपर से मतलब गरीबी में और गीला आटा हो गया, कल क्लास नहीं चली, आज पेन ड्राइव घर रह गई, तो मर गए 2-4, तो कल बेहोश हुए थे, आज तो मर गए कि आज तो हम पूरे ही बर्बाद हो गए, सर ने कल हमारी जमीन हड़पी थी, आज तो घर भी गिरवी रखवा दिया। तो थोड़ी सी बात समझो, किसी भी चीज का कोई कारण होता है, भाई हमारे मन में हमारी इच्छा थोड़ी कि चलो आज कुछ टेक्निकल समस्या क्रिएट की जाए, आज मजे लिए जाए इन लोगों के, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी सभ्यता का हमेशा परिचय दें। कई बार होता है हमने YouTube पे कोई वीडियो देखा, हमने Facebook के कोई वीडियो देखा, व्हाट्सएप और अपनी फेसबुक यूनिवर्सिटी से बहुत सारे वीडियोज आते रहते हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को जाने बिना उसका बस उसको हमने देखा और हम अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं, है ना। कोई भी चीज हमने देखी, हमने मान लिया कि हाँ यार ये चीज ऐसी होगी। तो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है वो जैसा बहाव होता है वो वैसा बहता है। शिक्षित आदमी हमेशा क्या करता है कि वो पहले उसके कारण को समझता है, वो पहले देखता है कि भाई इसमें मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए, है ना। तो आप लोग भविष्य के अधिकारी हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, तो हमेशा आप किसी भी परिस्थिति में हो 2 चीजें हमेशा ध्यान रखें।
एक तो आपकी मुस्कुराहट चेहरे की, किसी भी परिस्थिति आप पूरे लुट जाओ, बर्बाद हो जाओ, है ना, आप करोड़पति से रोड़पति बन जाओ, आपकी मुस्कान कभी चेहरे से नहीं जाना चाहिए। 10 परीक्षा दें, 10 की 10 ना निकले, लेकिन इंसान के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट है तो 11वीं परीक्षा निकलना तय है। आ रही बात समझ में? इसलिए कभी अपने आप को टूटने मत दो, कभी अपने आप को बिखरने मत दो, और कभी, अब मैं अलग बात कर रहा हूं, है ना, ये बात अब खत्म हो गई यहां पे, इतने में समझ गए होंगे समझने वाले, है ना, बाकी तो फिर पता चलेगा, एक आध दिन फिर और देखेंगे इनको, है ना। माफ तो नहीं करूंगा, तुम कितना ही लिख दो। ठीक है, देखो क्या होता है, हमने एक परीक्षा दी, सिलेक्शन नहीं हुआ। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं पहली बार में ही अपना पेपर निकाल लूं, मेरी जॉब लग जाए, टेंशन खत्म। लेकिन अगर कभी पेपर नहीं निकलता है तो एक बात ध्यान रखना कि हमारे अंदर कोई ना कोई कमी होगी। ठीक है भाई, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास बहुत पैसा हो, हर व्यक्ति चाहता है मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, हर व्यक्ति चाहता है आईएएस आईपीएस में कुछ बड़ी पोस्ट बन जाऊं। उस लेवल की आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के और बिना परिश्रम के, कठोर परिश्रम के, आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर कभी आप असफल होते हैं तो याद रखिए कोई ना कोई कमी हमारे अंदर होगी। हमें वापस खड़े होना है, दोबारा चैलेंज करना है, और उसके बाद आपको फिर से अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब मैं प्रिपरेशन करता था आज से 10 साल पहले, तब तो हम लोग तो, मेरा तो खैर अलग ही प्रिपरेशन का एक पूरा सीन है। तो हमारी एक सीनियर हुआ करती थी, एक दीदी थी, वो आज मतलब कोइंसिडेंटली इंदौर में एसबीआई का वायन रोड पर जो हेड ऑफिस है उसमें वो आज एक अच्छे पद पर हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं किसी दिन उनको बुलाऊंगा भी यहां पर, आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने अपने जीवन में 11 परीक्षाएं दी। कितनी परीक्षाएं दी? 11 में से 10 परीक्षाएं उन्होंने बैंक क्लर्क की दी। ठीक है, सुनना आप, बहुत गजब की जर्नी है, और इसलिए मैंने 10 के बाद 11 आज फिगर दिया था। उन्होंने अपने जीवन में कितनी परीक्षाएं दी? 11 में से 10 परीक्षाएं बैंक क्लर्क की दी, और एक परीक्षा बैंक ऑफिसर की दी, जिसको पीओ बोलते हैं, सुना होगा आपने, है ना। ये जो ज्योति तिवारी इनका नाम है, ये आज बैंक में बहुत अच्छे एसबीआई में अधिकारी पद पर कार्यरत है। ये एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। ठीक है, इनकी एज हो चुकी थी लगभग 26-27, और पीओ और क्लर्क की, पीओ की एज 28 होती है, क्लर्क की एज जो है वो 30 होती है। तो 27 की उम्र में इन्हें समझ में आया कि यार प्राइवेट जॉब में कोई भविष्य नहीं है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए काम करना पड़ेगा। इन्हें शुरू से लगता था कि मैं कभी अधिकारी नहीं बन पाऊंगी, है ना, या वो तो अपना सपना ही नहीं है, 15-20 हजार 25 हजार की गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जीवन अपना धन्य है। 10 बार इन्होंने कभी पीओ का फॉर्म नहीं भरा, कभी अपने जीवन में पीओ का फॉर्म नहीं भरा, हमेशा इन्होंने फॉर्म भरा बैंक क्लर्क का। ठीक है, क्योंकि इन्हें पता था कि हम अधिकारी बनने के लिए बने ही नहीं है, हम तो एक छोटी मोटी जॉब मिल जाए, इतने में अपना काम हो जाएगा। 10 इन्होंने बैंक क्लर्क की एग्जाम दी, और आपको जान के आश्चर्य होगा, एक में भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। आप में से अगर 99% लोगों का मैं बता रहा हूं, आप 10 परीक्षा जीवन में नहीं दोगे, आपके अंदर इतना धैर्य ही नहीं है। एक परीक्षा देंगे, 2 परीक्षा देंगे, तुरंत खेतीबाड़ी में लग जाएंगे, अपना जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। गलत बोल रहा हूं? आपके अंदर इतना धैर्य नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कई वर्ष पहले बोल गए हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और उससे भी कई साल पहले पता नहीं किस महापुरुष ने कहा है कि सब्र का फल क्या होता है। इनको हम लोगों ने, कई लोगों ने समझाया। अब क्लर्क की वैकेंसी इतनी निकल गई कि अब वो निकल नहीं रही थी, तो फिर वहां पे निकला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीओ, एसबीआई पीओ, जो इनके जीवन का 11वां एग्जाम था। हालांकि इन्होंने उसके बाद और भी बहुत सारे निकाले। 11वां एग्जाम इन्होंने, हमने जानबूझकर इनसे एसबीआई पीओ का फॉर्म भरवाया, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक बार में निकल गया। ठीक है, मतलब क्लर्क का एग्जाम जीवन में नहीं निकला, और बने तो सीधे क्या बने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ, स्केल 1, आज स्केल 2, स्केल 3, और काफी अच्छा प्रमोशन वो ले चुके हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपके अंदर गिरकर वापस खड़े होने की हिम्मत है, तो आपके लिए ऊपर वाले ने कुछ बहुत अच्छा प्लान करके रखा है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला भी सबकी एक परीक्षा लेता है,
ये ध्यान रखना। आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बता रहा हूं, क्योंकि तैयारी करने वाले लोग हजारों होते हैं, लेकिन अंत तक पहुंचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। आप देख लेना, आपका जो भी बैच बनता है, मुझे तो 10 साल से मैं तो देख रहा हूं, अगर हम कोई बैच चालू करते हैं और अगर उसमें शुरुआत में 100 बच्चे होते हैं, मैं ये देखता हूं कि 4 महीने बाद कितने दिखेंगे इनमें। ठीक है, क्योंकि 4 महीने बाद, क्योंकि तैयारी तो कई लोग करते हैं, तैयारी तो ऐसे शुरू कर देते हैं क्योंकि मेरा दोस्त कोचिंग जा रहा है, मेरा दोस्त तैयारी कर रहा है तो मैं भी करूंगा। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारा जो इंडिया है, इसमें अगर हम बड़े शहरों को छोड़ दें तो छोटे शहरों में चलती है भेड़ चाल। क्या चलती है? भेड़। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों करते हो बताओ? क्योंकि सब यही करते हैं भाई। हमारे आसपास लोग क्या करते हैं? आप अगर, मतलब बुरा मत मानना, गवर्नमेंट जॉब अपनी अलग जगह है, लेकिन अगर आप पुणे, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में या खासकर साउथ इंडिया में आप चले जाओगे ना, तो गवर्नमेंट जॉब के लोगों को ऐसी नजरों से देखते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाया, शायद इसलिए गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। ये फैक्ट है। लेकिन हम जिस एरिया में बिलोंग करते हैं, यहां पे वही राजा है जो गवर्नमेंट जॉब है ना। प्राइवेट जॉब करके भले वो 1 लाख कमा ले, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में 15,000 में मिल रहे हैं तो लड़की इसी को देंगे, है कि नहीं? क्योंकि हमारे यहां व्यक्ति रिस्क लेने से डरता है। हमारे यहां यह माना जाता है कि गवर्नमेंट जॉब लग गई, चलो खत्म, अब ये काम करे नहीं करे, इसको सैलरी जरूर मिलेगी। प्राइवेट से हम क्यों डरते हैं? प्राइवेट से क्यों डरते हैं? काम बहुत करवाते हैं साले, ऐसे ही बोलते हैं, काम बहुत करवाते हैं, टारगेट देते हैं। और गवर्नमेंट जॉब क्यों करना है? काम करने का टेंशन नहीं है, सैलरी जरूर मिलेगी, है ना। तो ये टेंडेंसी हमारे यहां है। हालांकि आपको इस चीज को बदलना है। आप गवर्नमेंट जॉब भले करें, लेकिन उसको करें प्राइवेट के तरीके से, ठीक है? क्योंकि जब आप माहौल में जाते हो तो माहौल का असर तो पड़ता है। वो जितने आप बैंक में या कहीं जाके देखते हो ना, एकदम ठंडे सुस्त लोग हैं, ये बहुत जोश में गए थे, है ना, लेकिन असर तो पड़ता है। कुछ लोग अपने आप को वैसा ढाल लेते हैं, कुछ लोग अपने आप को वैसा मजबूत बना के रखते हैं। तो इस बात को समझिए कि मेहनत करने में कभी आपको पीछे नहीं हटना है। हालांकि गवर्नमेंट जॉब के अपने बहुत सारे, ढेर सारे फायदे हैं, लेकिन एक बात आप समझिए, जो मैं वापस अपने पॉइंट पे आ रहा हूं, कि अगर 100 लोग तैयारी करना शुरू करते हैं तो 2 या 4 महीने बाद इसमें से मुश्किल से 50 लोग बचते हैं। 50 लोग तो ये इसलिए पीछे हट जाते हैं कि अपने से ना हो पाएगा, वो तो हम चालू कर गए, हो गया, और ठीक है एक आध परीक्षा देके देखेंगे और होते रहेगा, अब तो हम घर वापस जा रहे हैं। 50, मान लीजिए 4 महीने बाद आपका कोर्स खत्म हो गया ना, 50 में से मुश्किल से 20 या 30 वो लोग बचेंगे जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी अपनी तैयारी जारी रख रहे हैं। आ रही बात समझ में? क्योंकि कोर्स खत्म होने के बाद आपकी वास्तव में सही परीक्षा है। लोग क्या सोचते हैं? कोर्स करने से सिलेक्शन होगा। कोर्स करने से आप विषय सीखते हो, आपको पता चलता है कि पेपर कैसे देना है, क्या करना है, लेकिन कोर्स खत्म होने के बाद आपकी असली अग्नि परीक्षा है। जिसने कोर्स खत्म होने के बाद सब कुछ ज्ञान अर्जित करने के बाद अपने आप को संभाल लिया, समाज की नकारात्मकता, अपने घर वालों के और बाकी लोगों की जो आलोचनाएं होती है, टांग खींचना, तेरा जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तू तो घर आ जा वापस, या फिर गवर्नमेंट जॉब तो आजकल निकलती ही नहीं है, इतनी प्रकार की हो। सबसे ज्यादा तो आपको बार बार एहसास कराया जाएगा कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते। लोग बड़े पलटू होते हैं, आप हमेशा देखना। लोगों के बारे में मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि वो 360 डिग्री की पलटी मारते हैं। 360 डिग्री समझते हो? पूरा उल्टा। आपका आज अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा ना, वो आपसे क्या कहेंगे? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, प्राइवेट जॉब कर लो। प्राइवेट जॉब करोगे ना तो वो क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों नहीं करते तुम? मतलब लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, लोगों के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ करो, और वो करो जो हम बोले, ठीक है? जब आप सिलेक्शन ले लोगे ना, सिलेक्शन लेके सबसे पहले बधाई वही लोग देने आएंगे जो आपको क्या बोलते थे? तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सबसे मजे की बात क्या है? वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि हमने तुम्हें ऐसा बोला था, वो बोलेंगे देखा हमने बोला था ना, तुम एक ना एक दिन जीवन में कुछ बड़ा जरूर करोगे, ठीक है? तो लोग पलटी मारने में कभी देर नहीं करते। इसलिए आप हमेशा एक बात समझिए, अगर जीवन में आपको कुछ करना है,
तो कभी भी लोगों की बातें दिल पे ना लें, ठीक है, ना दिमाग पे लें, और हमेशा एक ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ कि एक एक इंसान को जवाब देना है, ठीक है, एक एक व्यक्ति को जवाब देना है, भले वो आपका दोस्त हो, आपके घर वाले हो, आपके समाज हो, पड़ोसी हो, जो हो, रिश्तेदार हो, दूर के रिश्तेदार हो, जिनके आपके जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जॉब नहीं लगने तक आपको छोड़ते नहीं। याद रखना, जवाब एक एक को देना है, लेकिन कभी बहस करके नहीं, कभी बातों से जवाब नहीं देना है। अगर जवाब देना ही है तो आप कुछ बनकर जवाब दोगे। सबसे बड़ा चाटा उन लोगों के चेहरे पे वही होगा जिस दिन आप कुछ बन जाओगे। तो आप याद रखना, आपके कुछ नहीं बनने का बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि तुम एक बार फेल तो हो जाओ, फिर तुम्हारे मजे लेंगे। तो ये ध्यान रखना कि बहुत कम लोग हैं, तुम्हारे माँ बाप, घर वाले, खास खास लोगों के अलावा कोई नहीं चाहता है कि तुम जीवन में कुछ बनो, ठीक है। इसलिए यह ध्यान रखना कि आपका अच्छा चाहने वाले लोग गिनती के 4-6 हैं, उंगलियों पे गिन सकते हो, लेकिन बुरा गिनने वालों, कितना लोग आपका बुरा चाह रहे हैं, इसके लिए बाल भी कम पड़ जाएंगे। आ रही बात समझ में? इसलिए आपको बहुत सारे लोगों को क्या करना है, जवाब देना है। इसलिए लोगों से तभी मिलना जब कुछ बन जाओ, और लोगों को चुप करने का एक ही इलाज है, और वो क्या है, कुछ बनना। बहस मत करो, बहस में तुम जीत ही नहीं सकते उनसे। उन्हें 15 साल का अनुभव है, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी तो उम्र ही 15-20 साल है ना। उन्हें 15 से 20 साल का अनुभव है कि कैसे व्यक्ति को नेगेटिव किया जाता है, कैसे इंसान को चलते रास्ते से हटाया जाता है। तो तुम उनके आगे कुछ नहीं लगते हो, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्शन लेना है तो मैं आपको एक ही मूल मंत्र दूंगा, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक छोड़ना मत, है ना। एक लाइन आपने आजकल बड़ी सुनी होगी, सब लोग बोलते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये बोलने की नहीं है, इसको करके भी दिखाना है। बोलने में तो बड़ा मजा आता है, लाइन में अभी बोलूंगा, तुम में से एक लाइन सुना जाओगे अभी यहां पे, लेकिन उनको जीवन में उतारो, है ना। केवल उनको कागजों पर और जुबान पे मत रहने दो, उनको अपने जीवन में उतारो, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसे ऐसे गधों का, ठीक है, जो मतलब मुझे तो बहुत दूर की बात है, वो खुद बोलते थे सर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, वो तो हम तैयारी कर रहे हैं, या हम तो बचपन से ही गधे रहे हैं, मैथ्स तो बनता ही नहीं, इंग्लिश तो ये नहीं वो नहीं। आप में से भी ऐसे कई लोग होंगे। ऐसे ऐसे लोगों को अधिकारी और अच्छे अच्छे पद पे जाते देखा है, और इन सब लोगों में एक बात कॉमन थी कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने एग्जाम देना बंद नहीं करा। 2 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए, लेकिन इन्होंने कभी अपने आप को डिप्रेशन में नहीं ले गए कि मेरा क्या होगा। क्योंकि एक बात और सोच लेना कि 28, 29, 30 के बाद न तुम्हारी उम्र रहनी है, न तुम्हारी एनर्जी रहनी है परीक्षा देने की। इसलिए यह सोच लो कि जितनी कोशिश कर सकते हो कर लो, क्योंकि अगर एक बार कुछ बन गए तो बताओ क्या होगा, टेंशन खत्म। तो भाई एक बार क्या, 2 बार क्या, 4 बार क्या, 8 बार क्या, अगर आपने सच्चे मन से अभी मेहनत नहीं करी, मैं आपको 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा, जीवन भर पछताओगे, जीवन भर मलाल रहेगा कि यार काश 1-2 बार परीक्षा और दे देते। ऐसा आपको अभी बिल्कुल एहसास नहीं होगा। छोड़ना बड़ा आसान है, किसी चीज से पीछे हटना बड़ा आसान है, लेकिन डटे रहना, कितना ही तूफान तेज हो, लेकिन डटे रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कोई काम मत करना कि जीवन में कभी पछतावा हो कि यार काश एक बार तो कोशिश कर लेते, है ना। इसलिए अभी आपके पास करने का सब कुछ भरपूर समय है, उम्र है, एनर्जी है। ये उम्र, ये एनर्जी और ये इतनी ताकत आप में जीवन भर नहीं रहना है ना। इसलिए इसको सही दिशा में लगाओ, सही तरीके से लगाओ, और जितनी कोशिश कर सकते हो कर डालो। ये मौका बाद में आपको नहीं मिलेगा, है ना। वो आपने सुना होगा ना कि हर परिवार में गरीबी मिटाने वाला कोई एक पैदा होता है, हो सकता है शायद वो आप ही हो। आप ही, या तो आपकी घर की जो स्थिति है, शायद आप भी अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को वही स्थिति देके जाओ, या आप उनको पूरा सुधार सकते हो, आने वाली पीढ़ी का भला कर सकते हो। और आने वाली पीढ़ी तो बहुत दूर की बात है, अभी तो अपने ही भला करना है ना। पीढ़ी तो तब आएगी जब तुम्हारा भला होगा ठीक है। नहीं, पीढ़ी तो वैसे भी आएगी, पर अब वो कहां आएगी, किन परिस्थितियों में आएगी, ये तुम्हारे हाथ में है। उसको महल में लाना है, खुद के बंगले में लाना है, कि जहां रह रहे हो वहीं लाना है, ये तुम्हारे हाथ में। तो आपने सुना होगा ना
कि अगर कोई व्यक्ति गरीब पैदा हुआ है तो उसमें उसकी गलती नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गरीब मरता है तो इसमें उसी की गलती है ना। तो इसलिए गरीब पैदा होना, अभाव में पैदा होना गलत नहीं है, उन्हीं परिस्थितियों में जीवन बिता देना यह गलत है। ओके, ऑनलाइन वाले गुदगुदा गए आज तो, तुम लोग रुक जाओ जरा। चलो, तो आखिरी के 20 मिनट पढ़ाई कर लेते हैं। माफी चाहेंगे, आपका बहुत सारा अमूल्य टाइम वेस्ट कर दिया है ना, खासकर ऑनलाइन वालों का। इनका इतना कीमती समय है कि मैं बता नहीं सकता। इतनी देर में ये लोग इतना फेसबुक इंस्टाग्राम चला लेते ना, यहां बातचीत में समय खराब कर दिया इन लोगों का, है ना। ठीक है, आगे से ध्यान रखना अपने